जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी कामवाला में। मैं विश्वजीत कश्यप आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज मैं लेकर आया हूं कक्षा 8 के विज्ञान के महत्वपूर्ण अध्याय परमाणु की संरचना, चैप्टर 3, जिसमें हम लोगों ने पीछे पढ़ चुका है जिसमें परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई पढ़ चुके हैं। हम लोग डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को पढ़ चुके हैं और उसके बाद हम लोगों ने परमाणु का संगठन भी पढ़ लिया और परमाणु का रचना मॉडल पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने जे थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ा और रदरफोर्ड का नाभिक मॉडल भी पढ़ा। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं नील्स बोर का परमाणु मॉडल। नील्स बोर का परमाणु मॉडल देखेंगे आज। तो समय व्यतीत ना करते हुए आइए शुरू करते हैं। नील्स बोर, ठीक है, नील्स बोर परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को नील्स बोर द्वारा दूर किया गया। नील्स बोर ने यह प्रस्तावित किया कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा धन आवेश उसके नाभिक में उपस्थित होता है तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थिर या अचर कक्षाओं में घूमते हैं। प्रत्येक कक्षा में किसी निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। हाइड्रोजन के परमाणु का बोर का मॉडल दर्शाया गया। जैसे बोर ने क्या नाम था उसका, रदरफोर्ड ने जितनी भी अपने संकल्पना दी, उसमें जो भी कमियां थीं उस कमियों का दूर करने के लिए नील्स बोर का जो परमाणु मॉडल था वह बहुत ही कारगर साबित हुआ। जो भी कमियां थी उन कमियों को दूर किया और यह भी बताया कि जो परमाणु होता है उसका समस्त द्रव्यमान धन आवेश पर उपस्थित होता है, यानी प्रोटॉन पर। जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके किनारे वाले कक्षाओं में घूमते हैं, बीच में नहीं जाते हैं। ठीक है, ये सब बातों को नील्स बोर ने बताया। अनेक वर्षों तक केवल दो मूल कण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ज्ञात थे। 1932 में जेम्स चैडविक ने एक नए कण की खोज की जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर था। पहले जो जैसा हमने पढ़ा कि एक नाभिक में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों होते हैं। इलेक्ट्रॉन मगर यही दो चीज़ों के बारे में लोग पहले जानते थे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में। मगर जेम्स चैडविक का एक वैज्ञानिक आए, उन्होंने 1932 ईस्वी में एक और कण की खोज कर दी जिसका नाम रखा गया न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का जो मास था यानी भार था वो लगभग प्रोटॉन के बराबर था, यह बताया गया, परंतु उस पर कोई आवेश नहीं था। यह भी बताया गया कि जैसे इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है यानी पॉजिटिव चार्ज होता है, मगर न्यूट्रॉन पे बताया गया कि इस पे कोई चार्ज ही नहीं है। यह उदासीन कण को न्यूट्रॉन नाम दिया गया। यह उदासीन कण था। नाभिक जिसमें परमाणु का लगभग सारा द्रव्यमान उपस्थित होता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से बना होता है। जो नाभिक होता है परमाणु का, जिसका चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन, वो किससे बना होता है? वह बना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। अब आगे परमाणु की संख्या या परमाणु क्रमांक। जब हम लोग पढ़ते हैं परमाणु के बारे में, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम वगैरह के बारे में,
तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्रमांक होता है, तो वहाँ परमाणुओं का क्रमांक वहीं से डिसाइड होता है यहाँ से, तो वहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उस तत्व का परमाणु संख्या अथवा परमाणु क्रमांक कहलाता है, जिसे हम लोग Z से प्रदर्शित करते हैं। किसी तत्व में जो उपस्थित प्रोटॉन होते हैं वही संख्या परमाणु की क्या कहलाता है, परमाणु क्रमांक। जैसा यहाँ पे दिया है कि परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, हमने पीछे भी पढ़ा था। चूंकि परमाणु उदासीन होता है, इसलिए किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब यह है कि प्रोटॉन उदासीन होता है किसकी तरह, न्यूट्रॉन की तरह। इसीलिए ना इसमें कभी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं, कभी प्रोटॉन ज़्यादा हो जाते हैं। तो आगे हमें मिलेगा ये सब देखने के लिए, घबराइए नहीं थोड़ा सा। द्रव्यमान की संरचना कैसे होती है, कैसे बनता है द्रव्यमान, तो यही पढ़ रहे हैं। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। इसे A से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, यानी न्यूट्रॉन जितना है और प्रोटॉन जितना है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों बराबर होते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई संख्या है दो, अगर बोल दिया कि 2 प्रोटॉन है तो कितने न्यूट्रॉन होंगे, 2 ही न्यूट्रॉन भी होंगे, क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं। तो यही द्रव्यमान का संख्या निकल जाएगा कि भैया द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान 4 होगा। ठीक है, यहाँ पे एक तालिका दी गई है, उस तालिका में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पे देखिए दिया गया है कि हाइड्रोजन तत्व है, इसमें हाइड्रोजन परमाणु संख्या कितना, 1 है। तो इसका जो द्रव्यमान होगा कितना होगा, क्योंकि परमाणु जितना होता है उतना ही होता है प्रोटॉन और उतना ही होता है न्यूट्रॉन। तो जब अभी मैंने पढ़ा वहाँ पे कि द्रव्यमान बराबर क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, देखिए यहाँ पर भी दिया है। तो यहाँ पर अगर आपको दिया रहेगा कि परमाणु की संख्या 1, तो इसका द्रव्यमान कितना होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन 1। हीलियम 2 है तो न्यूट्रॉन भी 2 होंगे और प्रोटॉन भी 2 होंगे, तो कितना हो गया, 4। उसी प्रकार से आप इसमें देख सकते हैं, ऑक्सीजन का 8 है तो 8 प्रोटॉन होंगे, 8 न्यूट्रॉन होंगे। सोडियम 11 है तो न्यूट्रॉन 11 और क्या होगा, प्रोटॉन 11, तो 22 होंगे। तो यहाँ पे 23 क्यों दिया गया है, तो 23 अगर कोई संख्या कम हो जाती है कहीं पे तो थोड़ा सा बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आगे देखेंगे, मिलेगा हमें सब कुछ, विज्ञान में सब कुछ मिलता है। समस्थानिक क्या होते हैं, देखिए किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। क्या बोला है कि परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान अलग होते हैं, वह होता है समस्थानिक। प्राकृतिक में पाए जाने वाले हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, कौन कौन से, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, उसके बाद ट्राइटियम है। इन तीनों समस्थानिकों में नाभिक में 1 प्रोटॉन होता है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। मगर अभी हमने तो पढ़ा ऊपर कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं, मगर वहाँ पे हमने यह भी पढ़ा कि लगभग बराबर होते हैं, कभी थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइए। आयन कैसे बनते हैं, आयन का बनना, आयन मतलब अभी हम ऊपर नाम ले रहे थे ना, ऋण आयन, धन आयन, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, तो कैसे बनते हैं आइए देख लेते हैं कैसे बनते हैं। अभी तक आपने यह जाना कि परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है।
किसी परमाणु के नाभिक में जितना प्रोटॉन होता है उतना संख्या में इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन जितना होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन के बराबर परंतु विपरीत आवेश होता है। मतलब प्रोटॉन पे क्या है भाई, प्लस है, इलेक्ट्रॉन पे क्या है, माइनस है। इसलिए परमाणु विद्युत उदासीन होता है। यदि इस विद्युत उदासीन परमाणु में एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। चूँकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेशित होता है इसलिए ऋण आवेश की अधिकता होने के कारण परमाणु ऋण आवेशित हो जाएगा। इसके विपरीत यदि विद्युत उदासीन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक कम हो जाएगी। परमाणु में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से एक ज़्यादा होगी, अर्थात परमाणु धन आवेशित हो जाएगा। अतः किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन के निकलने या जुड़ने से आवेशित कण प्राप्त होता है, जिसे आयन कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जितने किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, मगर तब इसीलिए उदासीन, तब उदासीन कहाँ हुआ, तब तो क्योंकि बराबर होगा। मगर हम यहाँ जानते हैं कि हमें ऋण और धन दोनों जानना है, तो यहाँ पे तो दोनों बराबर है, तो ऋण और धन कैसे होगा भाई। तो इसके लिए कैसा होता है कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाते हैं या इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर आ जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर होते हैं, मगर प्रोटॉन अंदर से बाहर, बाहर से अंदर नहीं होते हैं। तो यदि मान के चलिए कि किसी भी परमाणु में 4 प्रोटॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर 4 में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है तो यहाँ पे प्रोटॉन की अधिकता हो जाती है, जिसके वजह से यहाँ पे धन आवेशित हो जाता है। और वहीं पे 4 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन थे, मगर एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। तो जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो ऋण आवेश बढ़ जाएगा। ठीक है, यहीं पे यहाँ पे दिया है, देखेंगे थोड़ा सा। सोडियम के परमाणु में 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह विद्युत उदासीन होता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकलने से इसमें 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन शेष रहेंगे। तो यहाँ पे प्रोटॉन की अधिकता बढ़ गई, तो प्रोटॉन की अधिकता होने के कारण सोडियम धन आयन बनता है। समझ गया? ठीक, थोड़ा सा और एक एग्जाम्पल दिया गया है। क्लोरीन के परमाणु में 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से, मतलब एक और परमाणु ले रहा है, किसका, इलेक्ट्रॉन को ले रहा है परमाणु 17 नंबर, तो 17 प्रोटॉन व 17 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने के कारण क्लोरीन ऋण आयन हो जाएगा। तो आप समझ गए कि अगर मतलब आयन को डिसाइड कौन करता है, तो डिसाइड करता है इलेक्ट्रॉन, ना कि प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन ही डिसाइड करते हैं किसी भी आयन को पढ़ने के लिए। यदि परमाणु से बाहर चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन तो वहाँ पे प्रोटॉन की अधिकता होने की वजह से धन आयन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन यदि बाहर से अंदर आ जाएंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने के कारण वहाँ पे आपका ऋण आवेश। संयोजकता क्या होता है देख लेते हैं हम लोग। हम जानते हैं कि परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं। प्रत्येक परमाणु एक दूसरे परमाणु से जुड़ने की क्षमता निश्चित होती है, जिसे संयोजकता कहते हैं। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 मानकर अन्य तत्वों की संयोजकता प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हाइड्रोजन के
सापेक्ष ज्ञात की जाती है, अतः संयोजकता को परिभाषित कर सकते हैं। किसी भी तत्व की संयोजकता वह संख्या है जो दर्शाती है कि उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन कितने परमाणुओं से संयोग करता है अथवा विस्थापित करता है। उदाहरण के लिए HCl की संयोजकता 1 है क्योंकि हाइड्रोजन के परमाणु से संयोग करती है। H2O में ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है क्योंकि वह हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं से संयोग करता है। तो आपका यह चैप्टर समाप्त हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। हाँ, अगर रही बात क्वेश्चन आंसर की तो क्वेश्चन आंसर बाद में कराया जाएगा जब आप लोग का चैप्टर क्लियर हो जाएगा, और चाहे तो आप अपने से भी ट्राई कर सकते हैं, बट फिर भी हम कराएंगे ज़रूर, ठीक है ना। मैं सभी क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। गुड लक एंड जय हिंद।